हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द आईटेक वर्ल्ड ऑफ एकेट्यू। आज हम लाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस BCAI 501 का यूनिट 5। ये वन शॉट वीडियो है, तो हम लोग सिलेबस वाइज सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। हमारे सिलेबस का नाम ही एप्लीकेशन है, एआई के एप्लीकेशन। तो एआई के बारे में अब तक जो हमने सीखा उसको ज़रा रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट्स कि चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 2 में क्या था, चैप्टर 3 में क्या था, चैप्टर 4 में क्या था। तो चैप्टर 4 में हम लोग पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन देंगे कि एआई का मतलब है मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सोचना और फैसले लेने की कैपेबिलिटी देना। इसमें लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे टास्क इंक्लूड होते हैं। और भी हमने इसमें इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं उसके थोड़े इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे। फिर एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे DFS, BFS, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम का भी हम लोग अच्छे से एक तरह का ओवरव्यू लिए हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड चैप्टर में उसी चीज़ को थोड़ा बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का एक कंपैरिजन करें तो मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है, ठीक है। मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक सबसेट है जिसमें मशीन को बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग किए डेटा के थ्रू सीखना सिखाया जाता है। तुम्हें मतलब हमने कि देखा होगा सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पढ़ा, मतलब पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर जो है मशीन लर्निंग है, और नेक्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और इसी सेम आवाज़ में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और इसी सेम प्लेटफॉर्म में मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर डीप लर्निंग की बात करें तो एमएल का जो है एक एडवांस वर्जन है जो न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है। ये लार्ज डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने के लिए काम आता है, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन और स्पीच प्रोसेसिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। अब बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। तो न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है। ये नेटवर्क इंटरकनेक्टेड नोड्स का होता है जिसे न्यूरॉन्स बोला जाता है। हमने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स और बैक प्रोपोगेशन की कॉन्सेप्ट भी आगे जाके चल के समझेंगे। और फिर हम लोग NLP भी समझें कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है, जो एआई के ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और प्रोसेस करने में हेल्प करता है, जैसे चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे वो एप्लीकेशन में काम आते हैं। और फिर एआई के कुछ एल्गोरिदम्स जैसे कि जो कॉमनली यूज होते हैं, ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी डिटेल्स बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग एआई के बारे में पढ़ें। और लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एआई के एप्लीकेशन, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स और रोबोटिक्स के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एआई के एप्लीकेशन में आते हैं। तो आज के टाइम में अगर बात करें तो एआई का यूज़ हर फील्ड्स में हो रहा है। यहाँ कुछ जैसे मेजर फील्ड हम लोग दिखाए हैं यहाँ डायग्राम में, ठीक है। हेल्थ केयर में हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, गेमिंग में हो रहा है, रिटेल में हो रहा है, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, मिलिट्री। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग पहले देखते हैं हेल्थ केयर में कि आखिर हेल्थ केयर में कैसे यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर इसमें नहीं मेंशन है, तो हेल्थ केयर हम लोग डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर जो होता है एआई का यूज़ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और ड्रग डिस्कवरी में हो रहा है। मशीन लर्निंग मॉडल्स मेडिकल इमेजेस जैसे MRI, CT स्कैन को एनालाइज करते हैं और डिसीजेस को डिटेक्ट करते हैं। हेल्थ केयर बॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट भी पेशेंट की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एआई हुआ। और ऑटोनॉमस व्हीकल्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। एआई सिस्टम जो होता है रियल टाइम डेटा एनालाइज, ठीक है, करते हैं। सेंसर्स और कैमरास के थ्रू सराउंडिंग समझते हैं और ड्राइविंग डिसीजन लेते हैं। टेस्ला, वेमो और यूबर सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं हम लोग 4th चैप्टर में सीखे हुए हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे काम करता है। अगर आप और अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग में जाना चाहते हैं तो आप एक बार उस वीडियो को और विजिट करेंगे एक बार और। तो ऑटोनोमस व्हीकल में होता है। और फिर फाइनेंस में आखिर ये कैसे हेल्प करता है, फाइनेंस में देखेंगे जो कि जिसमें जिसमें हम लोग का बैंकिंग टर्म आता है, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर में एआई फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एआई मॉडल का यूज़ करके लार्ज ट्रांजेक्शन डेटा को एनालाइज करते हैं और फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिटेल एंड ई कॉमर्स। रिटेल एंड ई कॉमर्स, रिटेल एंड ई कॉमर्स में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स
एआई का यूज़ कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करने में, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देने में और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट कस्टमर सर्विस को इन्हेंस कर रहे हैं। और फिर एजुकेशन में देखते हैं कि एजुकेशन में कैसे यूज़ होता है। एजुकेशन में अगर देखें हम लोग तो एआई बेस्ड सिस्टम पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एडॉप्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्मेंस को एनालाइज करके कस्टमाइज कंटेंट सजेस्ट करते हैं। एआई ट्यूटर्स और असेसमेंट टूल्स लर्निंग को इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन की, जिसको बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में कैसे करते हैं कि एआई इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जिसमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एआई एल्गोरिदम यूज़ होता है। रोबोटिक्स और एआई मिलकर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब बात करेंगे इंटरटेनमेंट, जैसे गेमिंग वगैरह जो आता है, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम हो रहा है जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, जो यूज़र्स के इंटरेस्ट के बेसिस पर मूवीज़ वीडियोज़ रिकमेंड करते हैं। एआई टूल्स क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर में कैसे यूज़फुल होता है। तो एग्रीकल्चर में देखेंगे स्मार्ट फार्मिंग के लिए एआई का यूज़ क्रॉप मॉनिटरिंग, डिसीज डिटेक्शन और यील्ड प्रिडिक्शन के लिए किया जा रहा है। ड्रोन्स और सेंसर्स के थ्रू एआई डेटा कलेक्ट करता है और फार्मर्स को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अब बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी। तो एआई बेस्ड सिस्टम नेटवर्क जो होता है वो सिक्योरिटी और थ्रेट डिटेक्शन के लिए भी काम करता है। एआई मॉडल सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करते हैं और रियल टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को डेटा ब्रीचेस से बचाते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एआई का यूज़ हो रहा है। एआई रिज्यूम्स को स्कैन करने, कैंडिडेट स्क्रीनिंग और बात करें तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट टूल्स में हेल्पफुल है। तो ये सभी फील्ड जितने भी एआई के एप्लीकेशंस हैं, एआई के एप्लीकेशन लिखना आसान है, ठीक है। और डिफेंस सिस्टम में भी हेल्प करता है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम में जैसे मिसाइल वगैरह में, और रिटेल के भी डिस्कस कर लिए। गेमिंग प्लेटफॉर्म में तो करता ही करता है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे एआई के एप्लीकेशन हैं, जो कि यूज़फुल यूजेस को हाईलाइट करते हैं, जिससे वेरियस इंडस्ट्री में एफिशिएंसी और इनोवेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे एआई का एक रूल होता है, जैसे ह्यूमंस ने एआई को डेवलप किया, अब एआई जो है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे अपने सेक्टर में वो अपने आप को चेंजेस ला रहा है। आज का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें एआई नहीं है। एआई हर चीज़ में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को सीखता है और फिर उसी हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट में, लैंग्वेज मॉडल्स। तो लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो एक एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कोर कॉन्सेप्ट में से एक है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई में से का कोर कॉन्सेप्ट में से एक है। यहाँ पे हम लैंग्वेज मॉडल्स को देखेंगे कि लैंग्वेज मॉडल्स आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है और उसका एप्लीकेशन। तो आखिर बात करेंगे लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। तो लैंग्वेज मॉडल्स एक तरह का एआई सिस्टम है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने, जनरेट करने और प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। इनका मेन काम होता है एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को प्रेडिक्ट करना, यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा जा रहा हो तो अगला वर्ड क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना। इस फीचर का यूज़ स्पीच रिकग्नाइशन, ट्रांसलेशन और टेक्स्ट जनरेशन जैसे फील्ड्स में होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जब तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो और सर्च बॉक्स में टाइपिंग करते हो तो सजेशन में आने लगते हैं, तब वहाँ लैंग्वेज मॉडल का यूज़ होता है। ये तुम्हारे इनपुट को समझकर लाइकली नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट करता है। जैसे हमको सर्च करना है, समझ लीजिए बाहुबली, ठीक है। जैसे हम BAH लिखेंगे वैसे हमको बाहुबली का टैग मिल जाएगा। दैट्स कॉल्ड द लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। आखिर लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करता है। तो लैंग्वेज मॉडल जो है लार्ज डेटा सेट्स पर ट्रेन होता है, जिसमें टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है और लैंग्वेज के पैटर्न और स्ट्रक्चर को सीखा जाता है। मशीन लर्निंग का यूज़ करके ये वर्ड्स और फ्रेजेस का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन फिर अगले वर्ड्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के रिकमेंडेशन सिस्टम के बेसिस भी एक तरह से लैंग्वेज मॉडल जैसे ही होते हैं। जैसे तुम कोई स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट देखते हो तो सिस्टम तुम्हारे देखे हुए कंटेंट को एनालाइज करके उसी पैटर्न का कंटेंट सजेस्ट करता है। दैट्स कॉल्ड द लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अब इसका अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो स्पीच रिकॉग्निशन। जब तुम अपने फ़ोन में ओके गूगल या सिरी को मतलब कुछ भी बोल के सर्च करते हो, उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एआई का यूज़ होता है। ये एआई सिस्टम एक लैंग्वेज मॉडल के थ्रू तुम्हारे स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है और समझता है कि तुमने क्या बोला है।
और फिर क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट या डीप लर्निंग जैसे सर्विसेज रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल्स का यूज़ करते हैं। या एक लैंग्वेज का टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले दोनों लैंग्वेज के ग्रामर और सिंटैक्स को समझता है। अब बात करेंगे जैसे टेक्स्ट जनरेशन यानी चैटबॉट्स। चैटबॉट जैसे कस्टमर सपोर्ट में यूज़ होने वाला बॉट्स तुम्हारे क्वेरीज को समझने के लिए और रिलेवेंट आंसर देने के लिए लैंग्वेज मॉडल्स का यूज़ करता है। अगर कभी ई कॉमर्स वेबसाइट पे चैटबॉट मिला हो तो ये एआई मॉडल इनपुट के बेस पर रिलेवेंट रिप्लाई जनरेट करता है। ठीक है, अगर एआई बेस्ड टूल्स जो ब्लॉग्स या आर्टिकल्स को या समराइज लिखने में हेल्प करते हैं वो भी लैंग्वेज मॉडल का यूज़ करते हैं, जैसे जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेशन करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, एक टेक्स्ट इनपुट दिया बोल के, ठीक है, या हमको टेक्स्ट आउटपुट मिला और फिर या न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक है, ऑफ द यूजफुल फॉर अदर सिस्टम। और फिर हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है कि फिर हम लोग टेक्स्ट इनपुट दिए और फिर हमको टेक्स्ट आउटपुट मिला या फिर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, दोनों मॉडल में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों मॉडल एक ही तरह के होते हैं। अगर आप कॉपी इंफॉर्मेटिव बनाएंगे लैंग्वेज मॉडल पूछा गया तो आप दोनों मॉडल को अच्छे से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज मॉडल्स एआई के इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हमें और ह्यूमंस को लैंग्वेज को समझाने और प्रोसेस करने में मदद करता है। इनका यूज़ काफ़ी फील्ड्स में हो रहा है जैसे स्पीच रिकग्निशन, ट्रांसलेशन और चैटबॉट्स। इनका कोर प्रिंसिपल ये होता है कि ये टेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं और अगले वर्ड्स या फ्रेजेस को प्रेडिक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। उससे पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं, डायग्राम आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर यूज़र है, ये वो इंसान या सिस्टम है जो किसी इंफॉर्मेशन या डेटा को सर्च कर रहा है। ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन या डेटा को सर्च कर रहा है। यूज़र क्वेरी के ज़रिए सिस्टम को रिक्वेस्ट देता है। ठीक है, यूज़र क्वेरी के ज़रिए सिस्टम को रिक्वेस्ट देता है। अब यहाँ पर जो हमारे रिट्रीवल भाई साहब लगे हैं, रिट्रीवल का काम होता है डेटाबेस से यूज़र की क्वेरी के बेसिस पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढना। रिट्रीवल के बाद सिस्टम को ये पता चल जाता है कि कौन सा डेटा यूज़र के काम का है या नहीं है। अब फिर यहाँ पर हम लोग को जो ब्राउजिंग लगा हुआ है, ब्राउजिंग का मेन मतलब ये है जब रिट्रीवल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यूज़र को ब्राउजिंग ऑप्शन दिया जाता है। ब्राउजिंग का मतलब है कि यूज़र को रिजल्ट लिस्ट के फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से चेक कर सके कि उसके काम की इन्फॉर्मेशन कौन सी है। इस प्रोसेस में यूज़र को मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं जो क्वेरी के मुताबिक रैंक किए गए होते हैं। और फिर डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है कि एक जगह होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है रिट्रीवल और ब्राउजिंग के थ्रू। इस डेटा को फैच किया जाता है जब भी यूज़र कोई क्वेरी करता है। तो इस प्रोसेस में यूज़र से लेकर डेटाबेस तक, ठीक है, यूज़र से बात करें तो देख रहे हैं यूज़र से लेकर डेटाबेस तक एक लूप क्रिएट होता है जिसमें क्वेरी, रिट्रीवल और ब्राउजिंग को मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल जो होता है एक प्रोसेस है इसमें लार्ज डेटा सेट यानी बड़ा डेटा कलेक्शन से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव यानी ढूंढना किया जाता है। ये टेक्निक वाइडली यूज़ होती है डिफरेंट जगहों पर जैसे सर्च इंजन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में सर्च करते हैं। पहला क्या कि यह एक प्रोसेस है, डिफिनीशन की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें यूज़र की क्वेरी के बेसिस पर किसी बड़े रिपोजिटरी यानी जैसे डेटाबेस या डेटा कलेक्शन से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है। मतलब यूज़र ने जो डेटा मांगा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च की जाती है। ठीक है, अब जब एआई के एल्गोरिदम्स यानी एडवांस्ड एल्गोरिदम जैसे एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं ताकि क्वेरी और डेटा सेट के एनालिसिस करके रिलेवेंट डेटा को निकाल सकें। ये एल्गोरिदम्स क्वेरी को समझकर उससे मिलते जुलते डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कॉमनली यूज़ होता है जैसे सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, लाइब्रेरी डेटाबेसेस और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन में, जहां यूज़र को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे रिलेवेंस रैंकिंग। तो रिट्रीवल के बाद एल्गोरिदम्स हर रिजल्ट को रैंक करते हैं। यह रैंकिंग कीवर्ड, कॉन्टेक्स्ट और अदर फैक्टर के बेसिस पे होती है ताकि सबसे रिलेवेंट रिजल्ट सबसे पहले शो हो। और फिर एफिशिएंसी की बात करें तो इसका मेन गोल होता है फास्ट और एक्यूरेट रिट्रीवल यानी जल्दी और सही इन्फॉर्मेशन देना। इस प्रोसेस में इररिलेवेंट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मिनिमाइज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जांपल में जैसे गूगल सर्च की प्रोसेस
का बेस्ट एग्जांपल है। गूगल एआई एल्गोरिदम का यूज़ करके वेब पेज को रिट्रीव करता है जो यूज़र के इनपुट के सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होता है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जो लार्ज डेटा सेट से करेक्ट और रिलेवेंट डेटा को जल्दी और आसानी से ढूंढने का निकालने में मदद करता है। अब बात करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की। उससे पहले हम लोग ये डायग्राम समझते हैं। तो इस डायग्राम में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस दिखाया गया है, ठीक है। पहले एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बैरक ओबामा वॉज बॉर्न इन हवाई, ठीक है। बैरक ओबामा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, ठीक है। यह एक रॉ सेंटेंस है जिसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन हम लोग जब कर रहे हैं, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज होता है जो इस रॉ सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदल देता है, जिसमें अलग अलग एंटिटीज़ को अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। इस एग्जांपल में देखा जाए तो बराक ओबामा जो है वो एक पर्सन एंटिटी है। बराक ओबामा जो है वो एक पर्सन एंटिटी है, ठीक है। और बॉर्न एक एक्शन है, ठीक है, वॉज बॉर्न एक एक्शन है, और हवाई जो है एक लोकेशन एंटिटी है, ठीक है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म में दिखाता है जिसमें रिलेशनशिप भी डिफाइंड होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो है वो एक प्रोसेस होता है कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो जनरली टेक्स्ट फॉर्म में होता है एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल फॉर्मेट में बदलते हैं। मतलब जो रैंडम टेक्स्ट होते हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए जैसे कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला क्या बात करते हैं, यह प्रोसेस बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जैसे न्यू आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स या रॉ टेक्स्ट से स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे नेम्स हो गए, डेट्स हो गए, लोकेशन हो गए और भी कई सारी चीज़ें। और इसका पर्पस क्या है कि इसका मेन मकसद ये है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा टेक्स्ट डेटा हो तो हम इसलिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहचान सकें और उसको और प्रोसेसिंग के लिए ऑर्गेनाइज कर सकें। इससे लार्ज डेटा सेट मैनेज करना आसान हो जाता है। अब बात करेंगे टेक्निक्स की, तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में मोस्टली एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक का यूज़ होता है। ये टेक्निक्स हेल्प करती है टेक्स्ट को समझने और उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालने में, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस, जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स या केसेस फाइल्स में से बात करें केसेस फाइल्स में से इंपॉर्टेंट क्लॉसेस या डेट्स को निकाला जाता है। बायोमेडिकल रिसर्च में डेटा माइनिंग के लिए और किसी भी जगह जहाँ लार्ज टेक्स्ट डेटा को समझना और प्रोसेस करना पड़ता है। और फिर बात करेंगे ऑटोमेशन, तो ये टेक्निक काफ़ी मैनुअल एफर्ट को बचाता है क्योंकि इतना बड़ा टेक्स्ट डेटा मैनुअली चेक करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलेवेंट डेटा को ढूंढ के निकाल लेता है। एग्जाम्पल तौर पे बात करें तो जैसे एक एआई सिस्टम लीगल डॉक्यूमेंट में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकता है, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स या इम्पॉर्टेंट डेट्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर डेटा में डाल देता है। इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एक तरीका है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो है वो एक तरीका है जिसमें हम टेक्स्ट के अंदर से इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट डिटेल्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको एफिशिएंटली प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। अब हम एनएलपी की बात करें तो यहाँ एनएलपी को पहले यहाँ हम इमेज देखते हैं, ठीक है, जो इमेज दी गई है। तो एनएलपी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, ठीक है, हिस्सा है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और प्रोसेस करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि कंप्यूटर कंप्यूटर किस तरह से टेक्स्ट और लैंग्वेज को एनालाइज करके मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करता है। डिफिनेशन की बात करें तो एनएलपी एक ऐसा एआई फील्ड है जो कंप्यूटर्स और ह्यूमन लैंग्वेजेस के बीच इंटरेक्शन को फोकस करता है। इसका गोल क्या है, तो गोल ये है मशीन को ह्यूमन लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट और जनरेट करना। टेक्निक्स एनएलपी टेक्निक जैसे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गए, एनालिसिस हो गए, टोकनाइजेशन हो गया और सेंटिमेंट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी, एलेक्सा और सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट्स और मशीन ट्रांसलेशन जैसे फील्ड। एग्जांपल की बात करें तो सीरी और एलेक्सा एनएलपी यूज़ करते हैं ताकि वो आपके वॉइस कमांड्स को समझ के जवाब दे सकें।
तो बात करते हैं एनएलपी काम कैसे करता है। तो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। एनएलपी भी इनपुट सेंसेस लेके फिल्टर से गुजरता है, जहाँ पे इमोशन और बिहेवियर, ठीक है, इमोशन और बिहेवियर के बेस पर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जैसे ह्यूमन सेंसरी इनपुट जैसे विजुअल ऑडिटरी को फिल्टर के थ्रू इंटरनल प्रोसेस से गुजरना होता है। एनएलपी टेक्निक भी लैंग्वेज डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब बात करेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की अगर बात करें तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का काम ये है कि स्पोकन लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये एनएलपी का एक सबसेट है और इसमें न्यूरल नेटवर्क आप देख रहे होंगे, ये एनएलपी का जो है वो एक सबसेट है। ठीक है, और बात करें न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग मॉडल का यूज़ किया जाता है ताकि स्पीच को एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब किया जा सके। ठीक है, और बात करें एप्लीकेशन तो वर्चुअल असिस्टेंट, और एग्जांपल की बात करें तो ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग एक फेमस सॉफ्टवेयर है जो स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करके डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। अब बात करेंगे मशीन ट्रांसलेशन की। तो मशीन ट्रांसलेशन के ज़रिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूरल नेटवर्क्स होता है, उसके एप्लीकेशन ग्लोबल कम्युनिकेशन, करंट लोकलाइजेशन। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जब आप अपनी स्मार्ट डिवाइस को बोल के कोई चीज़ पूछते हैं, बोलते हैं ए गूगल वेदर बताओ, ये स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। एनएलपी का यूज़ करके उस टेक्स्ट को समझता है और मशीन ट्रांसलेशन या किसी और एआई सिस्टम को यूज़ करके आउटपुट देता है। अब हम आ गए हमारे रोबोट्स एंड हार्डवेयर में। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आखिर क्या क्या दिया है। ये हमारे रोबोट हैं। ठीक है, तो रोबोट की बात करें तो 2D और 3D कैमरा और लीडार सेंसर, ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है इसको समझते हैं। तो ये सेंसर्स और कैमरा रोबोट को अपने आसपास के इन्वायरमेंट देखने और समझने में मदद करते हैं। कैमराज और लीडार की मदद से रोबोट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की शेप को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। अब ये माइक्रोफोन जो लगा हुआ है, तो सीधा बात है, माइक्रोफोन आवाज़ों को सुनने में मदद करता है। ठीक है, इससे रोबोट अपने कमांड को सुनता है और इससे ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। और ये इंटरफेसेस जो लगे हुए हैं, इसमें यूएसबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ईथरनेट, ये इंटरफेसेस रोबोट को एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने का ऑप्शन देता है। ब्लूटूथ और वाईफाई का यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, जबकि यूएसबी और ईथरनेट वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब ये सेंसर, फिंगर आर्म, ये पार्ट्स रोबोट को चीज़ें पकड़ने, फील करने, ये सब भी बताना पड़ रहा है, बताइए आप लोग को, फील करने और उन्हें मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स भी बता दिया जाए तो ये रोबोट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चार्जर वगैरह पावर सोर्स होते होंगे। और फिर बात करेंगे कंट्रोलर, सीपीयू एंड जीपीयू। तो सीपीयू और जीपीयू रोबोट का दिमाग होता है। सीपीयू रोबोट को इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। इससे रोबोट कॉम्प्लेक्स विजुअल टास्क एफिशिएंटली कर सकता है। सीपीयू और जीपीयू ये दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, एक बार आप इसको और जाके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये हम लोग का टास्क है। तो सीपीयू और जीपीयू आप लोग जाके अच्छे से पढ़ेंगे, ये दो अलग अलग टर्म। ठीक है, ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और फिर बात करेंगे स्पीकर। स्पीकर का काम तो आप जानते ही हैं और उसको भी बताना पड़ेगा तो बेकार है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू रोबोट ह्यूमन के साथ बात कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब एक्चुएटर जो हमारे लगे हुए हैं, एक्चुएटर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, हाइड्रोलिक हो गए और न्यूमेटिक सिलेंडर्स हो गए। एक्चुएटर रोबोट्स के पार्ट में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आर्म्स को हिलाना या व्हील्स को घुमाना। अब यहाँ जो लेग्स और व्हील्स लगे हैं, अब ये सब भी बताना होगा तो भाई फिर ये मोबिलिटी का यूज़ होता है ताकि रोबोट ईजिली मूव कर सके, और व्हील्स रोबोट को स्मूथ सरफेस पे मूव करने में मदद कर सके। ठीक है, तो रोबोट्स के हार्डवेयर और एआई इंटीग्रेशन हम लोग समझ गए। तो बात करें तो एआई इंटीग्रेटेड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में परसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। उनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ऑटोनोमस एप्लीकेशन वगैरह हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और ये कुछ हमारे एक डायग्राम है सिस्टमेटिकली, जो कि हम लोग लीडार, कैमरा, साउंड डिवाइस ये सब समझ ही चुके हैं। और एक कंट्रोल बोर्ड है, ये उसका पैर है, एक माने में एक उसको उसी को एक ब्लॉक डायग्राम में बना दिया गया है। तो एग्ज़ाम में आप लोग ये वाला डायग्राम बनाएंगे और चीज़ें वही है कि ये रोबोट है हमारा। ठीक है, अब हम आ गए हमारे दूसरे टॉपिक में, परसेप्शन में। ठीक है, अब परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन एआई में एक ऐसी एबिलिटी होती है
बात करें जिससे मशीन सेंसरी इनपुट जैसे इमेजेस, साउंड्स और टच को समझकर प्रोसेस कर सकता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि सेंसरी इनपुट्स, कंप्यूटर विज़न, ऑडियो प्रोसेसिंग, उसके एप्लीकेशन। अब जो प्लानिंग एंड मूविंग है, प्लानिंग और मूविंग को हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग और मूविंग एआई में एक्शन को प्लान करना और रोबोट को इन्वायरमेंट के अंदर नेविगेट करना शामिल है। ठीक है। अगर हम बात करें एक्शन फॉर्मुलेशन की, तो इसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि गोल तक पहुंचने के लिए कौन सा स्टेप्स और डिसीजन लेना सही रहेगा, डिसीजन मेकिंग बनाता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा फिजिकल वर्ल्ड और कैसे परसेप्शन, कॉग्निशन, एक्शन ये डिटेक्ट कर रहा है। एक ऑटोनॉमस रोबोट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एग्ज़ाम में अगर आप डायग्रामेटिकली कोई चीज़ें दिखा रहे हैं और ऐसा नहीं सिर्फ डायग्राम ही बना रहे हैं, आप उसको अगर वेल एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसलिए हमने डायग्राम का ज़्यादा यूज़ किया है। आप एग्ज़ाम में डायग्राम विथ थ्योरी लिखेंगे। सो एआई हम लोग का ख़त्म होता है और एग्ज़ाम के पहले आप अगर एआई के पाँचों वीडियोस देख के जाते हैं तो आपके लिए एकदम वेलबिंग है और एकदम अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम। कुछ ही चैप्टर्स स्टार्टिंग के टफ हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल्स ही हैं। ठीक है। सो इसको अगर आप डेली भी देखते रहेंगे तो आपके यूज़फुल लाइफ में बहुत यूज़फुल रहेगा और क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर रहते हैं। वैसे एआई, अगर आप एआई एमएल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज़रूरी है कि वो एआई के क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में। सो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है एआई से। अब नेक्स्ट एमएल में मुलाकात होगी। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड। थैंक यू।